हिमाचल प्रदेश असेंबली की इमारत के मेन गेट पर खालिस्तान का झंडा लगाए जाने के मामले में वजीर आला जयराम ठाकुर ने जांच के अहकाम जारी किए हैं। सुबह जब मकामी लोगों ने असेंबली की इमारत के मेन गेट पर खालिस्तान का झंडा देखा तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और असेंबली के मेन गेट पर लगाए गए झंडों को हटा दिया गया। असेंबली की इमारत के बाहर दीवारों पर खालिस्तान लिखा हुआ था, जिसे पुलिस टीम ने मिटा दिया। ये किसकी शरारत है? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए खालिस्तान के झंडे और पोस्टर लगाने वालों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियां आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है, इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं, कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो है हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे। उसे जो है वहाँ पर सजा भी इस विषय में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। SHO धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम HP पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि खालिस्तानी सबसे महफूज जगह पर झंडा लगाकर चले गए और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। इन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। बीजेपी सरकार मौन है, खामोश है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिनके राज में खालिस्तानी झंडा फहरा के चले जाएं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश की जनता का। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद केस में अब नया मोड़ सामने आया है। हिंदू फरीक की जानिब से अर्जी दाखिल करने वाले 5 लोगों में से एक ने केस वापस लेने का फैसला किया है। राखी सिंह कल अपना मुकदमा वापस ले लेंगे, ताहम हिंदू फरीक का कहना है कि बकिया 4 अर्जी गुजार अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हाई कोर्ट में इस तनाज़े से मुतालिक मुकदमात की अगली समाअत 2 दिन बाद यानी 10 मई को होगी। इस मामले में हाई कोर्ट को बुनियादी तौर पर यह फैसला करना है कि आया वाराणसी की ज़िली अदालत में 31 साल कबल 1991 में दायर केस की समाअत की जा सकती है या नहीं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और कमिश्नर को हटाए जाने के मुतालबे पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की फ़िरका वाराना और जालिमाना कार्रवाइयाँ हकीकत हैं। देखिए, पहली बात यह कि क्या सर्वे है, क्या कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक हकीकत है जिस हकीकत को हमें सबको स्वीकार करना होगा। औरंगजेब के कम्युनल क्रूर करतूतें जो हैं वो सच्चाई है, हकीकत है। और औरंगजेब की कम्युनल क्रूर करतूतों को पर हाहाकार करने से बेहतर होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। सर, असदुद्दीन वैसी तेजेंद्र पाल बग्गा को बीजेपी का गुंडा कह रहे हैं और उधर विधानसभा हिमाचल में खालिस्तान जिंदाबाद के देखिए, कुछ इस तरह के बयान बहादुर हैं जिन्हें अपनी भाषा पर भी जो है वो कंट्रोल नहीं है।
तो इस तरह के जो लोग कहते रहते हैं उनको जनता खुद सिखाती रहती है, इस पर हमें क्या कहना है। अमरावती से आजाद रुकने पाले में नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा हाथ में लिए अस्पताल से बाहर आई। नवनीत राणा ने मशरूत जमानत के बावजूद मीडिया से बात की। इम्कान है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि अदालत ने मशरूत जमानत देते हुए कहा था कि ये जोड़ा मीडिया से मुखातिब ना हो। याद रहे कि नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिसके बाद इन्हें कई दिन जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वो मशरूत जमानत पर रिहा हैं। मुझे तो हनुमान भगवान के नाम पे, श्री हरि भगवान के नाम पे, राम भगवान के नाम पे मुझे जेल में डाला गया। और 14 दिन में अगर महिला की आवाज़ दबा सकते हैं, मुझे लगता है महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर भगवान के नाम पे 14 दिन डाले हैं और श्री राम के नाम पे 14 दिन मुझे अगर जेल में डालते हैं, तो 14 साल भी रहने के लिए मैं जेल में तैयार हूँ। सवाल सीधा है कि भगवान का नाम लेना देशद्रोह है क्या ये भारतवर्ष में? मुझे लगता है कि मेरा गुनाह, मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे 14 दिन नहीं, पूरा जिंदगी अंदर रखे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी, पर ना इंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवनीत राणा के अस्पताल से बाहर निकलते वक्त न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप सीधा तस्वीरें देखें कि लीलावती अस्पताल से जो है नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ अस्पताल से बाहर आ गई हैं। यहाँ पर जो उनके समर्थक थे, बीजेपी की कुछ नगर सेविका यहाँ पर हैं जो इनका यहाँ पर स्वागत कर रही हैं, सत्कार कर रही हैं। आज 3 दिन लीलावती अस्पताल में इलाज करने के बाद नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। आपको बता दें कि 11 दिन जेल में रहने के बाद जब इन्हें जमानत मिली तो जेल से सीधा नवनीत राणा लीलावती अस्पताल आकर भर्ती हो गई थी। यहाँ पर अपना इलाज इन्होंने कराया। नवनीत राणा का आरोप था कि जेल में उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके जो गर्दन की दर्द है वो काफ़ी बढ़ गई थी। स्पॉन्डिलिसिस जो नामक इनकी बीमारी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही थी, जिससे वो परेशान हो चुकी थी और उसी का इलाज कराने के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज 3 दिन बाद वो अस्पताल से बाहर आई हैं। यहाँ पर उनके हाथों में अगर आप देखें तो हनुमान चालीसा का जो है पुस्तिका एक थी और अभी यहाँ पर शंख जो है वो बजाया जा रहा है। किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 11 दिन के जमानत जेल में रहने के बाद जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद अस्पताल में आना, यहाँ पर भर्ती होना और अब जो है यहाँ से ये डिस्चार्ज हो चुकी है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शंख बजाया जा रहा है और यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए पिछले कई दिनों से जब दोनों ने राणा दंपत्ति ने यह तय किया था कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद इन दोनों के ऊपर केस किया गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद अदालत की जो है लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद अदालत से इन्हें जमानत मिली और उसके बाद जमानत मिलने के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल नवनीत राणा भी यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल पुलिसकर्मी हैं जो उन्हें यहाँ पर बात करने से मना कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए नवनीत राणा अब यहाँ से निकल चुके हैं, यानी अब जो है यहाँ पर ये मीडिया से बात करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 3 दिनों के इलाज के बाद नवनीत राणा आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। वहीं नवनीत राणा के शौहर रवि राणा से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने खास बातचीत की है, आप इसे भी देखिए। रवि राणा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि नवनीत राणा आज डिस्चार्ज हुई हैं। सर, आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं मैडम, क्या कुछ कहेंगे, आगे का क्या कुछ कहेंगे? अस्पताल में अभी डिस्चार्ज हुआ है, थोड़े दिन उनको आराम करना पड़ेगा और जल्द से जल्द हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में न्याय हमको मिलेगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के प्रेशर में कोई भी हमको न्याय देने को तैयार नहीं है। न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है। न्यायालय ने पूरी तरह से राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को चपकार लगाई है कि राजद्रोह का गुनाह बनता नहीं है और न्यायालय में हम जाएंगे। जिन्होंने हमारे पास अन्याय किया, एक महिला सांसद को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया, अपमान किया, उनका जो दुखी किया उनको, और मुख्यमंत्री ने द्वेष के भावना से उन पर जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है रावण का जो अहंकार था वो भी राम ने उसका विनाश किया था, वैसा ही विनाश उद्धव ठाकरे जी का भी मुंबई महानगर पालिका में होने वाला है। महाराष्ट्र की जनता हनुमान भक्त, राम भक्त इनको सबक सिखाएंगी। रवि जी दिल्ली जाने वाले हैं, क्या वहाँ पर बातें करेंगे, क्या शिकायत करेंगे राज्य सरकार की, ऐसी बातें हैं? बिल्कुल, अभी नवनीत राणा जी ने बताया मैं पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाऊंगी, पीएम साहब के पास भी तकरार करूंगी, गृह मंत्री जी को भी तकरार करूंगी। आज मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था,
उतनी तेजी से पीछे लाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। आखिरी सवाल, संजय राउत ने ट्वीट किया है कि यूपी जाने वाले हैं 10 जून को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको यूपी का दौरा उनका कितना कार्य है? मुझे लगता है कि संजय राउत यूपी का दौरा हिंदुओं को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, पर उन्होंने एक्चुअल पाकिस्तान में दौरा करना चाहिए। जिस तरह से उनकी तरीके काम करने के, वो अयोध्या में सिर्फ वोट की राजनीति करने जा रहे हैं। रवि राणा जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि आज जो नवनीत राणा डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले समय में दोनों दिल्ली जाएंगे, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ जो है शिकायत की जाएगी, केंद्र सरकार में की जाएगी। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि दिल्ली कब जाना है, कैसे जाना है, ये पूरी शेड्यूल जल्द से जल्द तय किया जाएगा। कैमरामैन सरोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुए इजाफे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने 2014 से गैस सिलेंडर की कीमतों का मुआवजा करते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त में सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 2022 में बीजेपी की दौरे हुकूमत में कीमत 999 पहुंच गई है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आज के एक सिलेंडर की कीमत में पहले 2 रसोई गैस के सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही सोचती है। बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनूप चटकारा ने रात बग्गा की दरखास्त पर अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी बुनियादों पर समाअत की और बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। इससे कबल मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। बग्गा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, इससे जाहिर होता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी से खौफ खाए हुए हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। याद रहे कि 1 अप्रैल को बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 1 अप्रैल को बग्गा ने 30 मार्च को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के एहतजाज के दौरान मुतनाज़ा तबसरा किया था। जो आपके अमृतसर के विधायक हैं ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की फौज और पंजाब के सारे मंत्रियों की फौज टीवी पर ला दी मेरे खिलाफ, यह दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए। उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप एफआईआर करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। अभी ये शुरुआत है, ये चलती रहेगी। एक से हम निपटेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। केजरीवाल शुरू से ही डरता है, घबराता है तेजिंदर से, और आज से नहीं, जब से पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उसके पहले से ही ये आतंकित रहता था। इसके गलतियों को तेजिंदर शुरू से उजागर करता रहा है और इसने कोशिश भी की थी तेजिंदर को अपने साथ लेने की, अपनी पार्टी में लेने की। कुमार विश्वास भी 2 बार हमारे यहाँ आए थे तेजिंदर से मिलने, इसको बुलाने उस समय, लेकिन इसने उनके साथ नहीं गया और उसके बाद से ये काफ़ी घबराता है। उस समय के आपके कार्यकर्ता कहते थे कि केजरीवाल साहब को रात में भी तेजिंदर आता है सपने में। तो ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा जब तक केजरीवाल सत्ता में है या सुधर नहीं जाता, ये अपने आप में चलता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। मुंबई में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर तनाजे के दरमियान मुंबई पुलिस ने सौती आलूदगी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ नूरानी मस्जिद पर पुलिस ने सौती आलूदगी के तहत केस दर्ज करके साउंड सिस्टम मशीन और लाउड स्पीकर तक जब्त कर लिया है। दूसरा मामला लिंक किंग रोड
कब्रिस्तान मस्जिद सांता क्रूज का है। इस मस्जिद में भी सुबह 5:35 पर लाउडस्पीकर से अजान देने का मामला दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सौती आलूदगी के हवाले से गाइडलाइंस में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। अमन इत्तेहाद, मोहब्बत व उखुवत के पैगाम को आम करने के लिए बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रियासत के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने अपने खुसूसी खिताब में मुल्क के दस्तूर और अक़लियतों के हुकूक पर रोशनी डाली। प्रोफेसर वर्मा कुमार ने कहा कि मौजूदा दौर में नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब में इत्तेहाद कायम होना चाहिए। वहीं नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब को मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। The right thinking people of the society who constitute the majority in this country come together and put their foot down on such hate campaigns in whatever manner it is being done. It is a very unfortunate situation where the governments are also indulging in such hate campaigns, both at the center and in the states. It is time that such elements are weeded out of power and a strong message is sent that there is no place for hatred in our constitution and in our society. अफसोस की बात है कि नफ़रतों की, दुश्मनियों की, लाक़ानूनियत की, जुल्म की, तशद्दुद की जो फ़िज़ा परवान चढ़ाई जा रही है, इस पर प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार साहब ने बहुत तशवीश का भी इज़हार किया और इस मुल्क की सही बुनियादें क्या है, दस्तूर क्या बातें कहता है और उसको किस तरह फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, उस पर तफसील से बात की और शुरका ने भी इस सिलसिले में मौसूल से बहुत सारे सवालात किए। रूसी फौज का यूक्रेन की फौज मुस्तकिल मुकाबला कर रही है, अपने शहरियों की हिफाजत में मुजाहमत भी जारी है। इस बीच यूक्रेनी फौज ने रूस की दिफाई गाड़ी BTR-80 को तबाह कर दिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदा ने इसका जायजा लिया। यूक्रेन के शहरों पर फतह पाने के लिए रूस ने नई नई चाल चली थी, नई नए डिज़ाइन तैयार किए थे। उसमें एक डेडली कॉम्बिनेशन था, वो पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 का। यहाँ पर आज हम आपको कुछ सबूत दिखाएंगे। उससे पहले बताऊंगा कि जो BTR-80 के साथ साथ जो पैरा ट्रूपर्स चलने वाले थे, जो आसमान से ऊपर से एक के बाद एक पैरा ट्रूपर्स यहाँ पर उतरे थे और उसके बाद BTR-80 का जो दस्ता था उसके साथ जुड़ना था। अगर पैरा ट्रूपर्स की बात करें तो रूसी सेना का वो विशेष दस्ता, वो हर चीज़, हर किसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए वो विशेष दस्ता बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर कैसे, देखिए एक के बाद एक सबूत, ये पैरा ट्रूपर्स का जो पैराशूट है उसके सबूत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि जब यहाँ पर नीचे आए और उसके बाद उनके जो बाकी जो साथी थे वो पैरा ट्रूपर्स यहाँ एक के बाद एक साथ में आते गए और यहाँ पर उन्हें जो BTR-80 जो आपके यूक्रेन पर फतह पाने के लिए एक घातक हथियार जिसको कहें, ये घातक टैंक जो रूसी सेना का है उसको मैदान में उतारा गया था। BTR-80 दरअसल BTR-60 का अपग्रेड मॉडल है और ये पर्सनल आर्म कैरियर जिसको कहा जाता है, तेज़ी से चलता है। इसके जो टायर हैं वो टायर अलग तरीके से बनाए गए हैं, किसी भी स्थिति होती है वहाँ पर जियोग्राफिकल, वहाँ पर ये आराम से चलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वो तमाम सबूत आपको दिखाएंगे कि कैसे पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन करने के बावजूद भी यूक्रेन सेना के हाथ क्या हालत हुई उनकी। ये देखिए पूरा का पूरा BTR-80 पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर जवानों को क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये जवान का जो है वो शू दिख रहा है आपको। ये देखिए एक जवान यहाँ से वापस नहीं लौट पाया, उनको वो कीमत चुकानी पड़ी यूक्रेन पर फतह हासिल करने के लिए। ये डेडली कॉम्बिनेशन बनाया गया था, एक नई चाल थी कि पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 को, चूँकि ये USSR का सबसे घातक, उस ज़माने में जब USSR और अफगानिस्तान का वॉर हुआ तब रशिया ने इसको बनाया था और ये BTR-60 के बाद नया मॉडल बना और सबसे घातक दस्ता है उसके अंदर इसको
शामिल किया गया। तो ये पर्सनल आर्म कैरियर है जिसके साथ साथ इसकी टैंक भी होती हैं, मशीन गनें भी होती है। और यहाँ पर कैसे स्थिति आई कि आखिरकार BTR-80 जो रशिया का सबसे घातक हथियारों में माना जाता है उसको भी पूरी तरीके से यूक्रेन सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया। यहाँ जो पैरा ट्रूपर्स आए थे उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, जो बच पाए वो बाकी सबको यहीं पर मार गिरा गया। तो यही वो जगह जहाँ पर जंग थी, खासतौर पर रूस और यूक्रेन की कीव पर फतह पाने के लिए आसपास के शहरों में से यहाँ पर वेलिकादिमीरवका से ये पूरा दस्ता आया था रूस का। और बावजूद आने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई ये तस्वीरों में साफ तौर पे देख जा रहा है। और जो रशिया का जो प्लान था यहाँ पर शहर पर कब्जा पाना वो दरा का दरा रह गया और उनको वो कीमत चुकानी पड़ी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, वेलिकादिमीरवका। जनूबी कोरिया में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी है। महकमे सेहत के ओहदेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस में ये हालिया इजाफा इस इंतहाई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से है। जनूबी कोरिया में अब तक 4,45,00,000 से ज़्यादा लोगों को दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। आलमी तंजीम सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने यूक्रेन के सदर मकाम कीव का दौरा किया। इन्होंने अपने दौरे के दौरान 200 मुख्तलिफ तिब्बी इदारों का मुआयना किया जो रूस के हमलों में मुकम्मल तबाह हो चुके। इन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि जंगी हालात में तिब्बी इदारों को कतई तौर पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। टेड्रोस ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेनी हुकूमत और आवाम से आपको हमारा भरपूर ताउन हासिल रहेगा। यूक्रेन के तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए WHO की जानिब से हर मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत अमन की है और जंग बंदी के लिए हम रूस से लगातार अपील कर रहे हैं। My message to all the people of Ukraine is that WHO stands with you. We will do everything we can to support the government in its efforts to treat the injured, maintain health services, and to repair and strengthen Ukraine's health systems. But there is one medicine that WHO cannot deliver, and which बिहार के गया में पानी की सतह गर्मियों में कम हो जाती है और ट्यूबवेल जो कि पीने के पानी का जरिया है देखभाल की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी के मेयार का भी सवाल है। वाटर एड की मदद से गांव वालों ने खुद अपने लिए पानी की जिम्मेदारी उठाई है। मिशन पानी की रिपोर्ट देखिए। ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जोग्राफिकल एरिया में 50% हिल एंड फॉरेस्ट एरिया में ये एरिया पर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है जो क्राइसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अभी भी हिल एरिया में पीपल स्ट्रीम वाटर यूजिंग करती है ड्रिंकिंग के लिए। पॉन्ड वाटर, ओपन डॉग वेल का वाटर भी यूज़ करती है। तो इसलिए हम लोग वाटर एड का इनिशिएटिव है जो कैसे हम लोगों को मोटिवेट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घर में पहुंचना वाटर एड का लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव के वाटर यूजर कमेटी है, हम PBDA के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर अभी 20 गांव में घर घर के जल का व्यवस्था किया है। इसका साथ साथ हम सोलर सिस्टम में पाइप वाटर सप्लाई भी कुछ गांव में 4-5 गांव में किया है। अभी भी और कुछ गांव हैं जहाँ पे 4-5 गांव ट्राइबल एरिया में है जहाँ पे लोग स्ट्रीम वाटर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान है 2024 तक हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना वाटर एड का उद्देश्य है। पहले से हमारी पानी के लिए इतना सुविधा नहीं था। कूप पानी था, पोखरी पानी में इंसान वो पिया करता था, खाने के लिए, नहाने के लिए गंदा पानी हो गया था। बाद में हमारी गांव के ट्रेनिंग के लिए आया और हमारे गांव का नलकुआ जो खराब हो गई तो हमारे गांव का आदमी हम SHG महिलाओं सब ठीक कर लिया। हमें नलकुआ खराब हुआ तो बाहर गांव के जाके उसका नलकुआ ठीक करा दिया तो हमको पैसे मिले थे। एक नलकुआ से 100 रुपया, हम एक महीने में 1,800 रुपया इनकम करा था।